हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय यादव आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस अकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस और साइंस में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश यानी कि लाइट। तो प्रकाश में हम लोगों ने प्रकाश से जुड़ी कई घटनाओं को पढ़ लिया है। जैसे पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश से जुड़ी एक आपकी घटना थी रंग। प्रकाश से जुड़ा हुआ टॉपिक था आपका रंग, उस रंग को समाप्त किया। उसके बाद हमने आपको बताया कि अब हम लोग अगली वीडियो में अगली टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, दर्पण यानी कि मिरर पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों की टॉपिक है दर्पण। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, दर्पण पढ़ेंगे। दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण से किस प्रकार कैसे प्रश्न बनते हैं, या दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इस सब के बारे में जानेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दर्पण। तो पहला प्रश्न यही बनता है कि दर्पण होता क्या है, किसे दर्पण कहेंगे। तो देखिए, कांच का बना ऐसा परावर्तक सतह, कांच का बना होना चाहिए, कांच का बना ऐसा परावर्तक सतह जो प्रकाश को परावर्तित कर दे। कांच का बना ऐसा परावर्तक सतह जो प्रकाश को पूर्ण रूप से, या ऐसे भी कह सकते हैं जो प्रकाश को परावर्तित कर दे, वही क्या कहलाता है, मिरर या दर्पण कहलाता है। तो कांच का बना ऐसा परावर्तक सतह जो प्रकाश को परावर्तित कर दे, दर्पण कहलाता है। अब अगली बात यह आती है, या अगला प्रश्न आपका यह होता है कि दर्पण किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दर्पण किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो आपका दर्पण है यह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है, परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दर्पण परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब परावर्तन सिद्धांत का मतलब यही है कि जो भी दर्पण आपका होता है इसमें क्या होता है, परावर्तन होता है। क्या होता है, परावर्तन। अब देखिए, अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दर्पण क्या होता है, बताया गया कि कांच का बना ऐसा परावर्तक सतह जो प्रकाश को परावर्तित करते, दर्पण कहलाता है। दर्पण किस सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रकाश के, या जो भी आप कहें, परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखिए, अब अगला, दर्पण कितने प्रकार का होता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो दर्पण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका समतल दर्पण। समतल दर्पण, पिछली वीडियो में आप लोगों को ये बातें बताई गई हैं। दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर। दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। तो दर्पण कितने प्रकार के, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को प्लेन मिरर कहते हैं, और जो आपका गोलीय दर्पण होता है इसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं समतल दर्पण की। किस दर्पण की बात करते हैं, समतल दर्पण की बात करते हैं। समतल दर्पण, देखिए, जो समतल दर्पण से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनको हम लोगों ने पिछली वीडियोज में कवर कर लिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो प्लीज पीछे जाकर बैकअप करके आप पिछली वीडियो में इसको देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग समतल दर्पण से केवल प्रतिबिंब को ही जानेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, कैसे बनता है, किस उसकी प्रकृति क्या होती है, आकार क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन दर्पण से जो आपका समतल दर्पण है, इससे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनको हम लोगों ने पिछली वीडियोज में कवर कर लिया है। तो देखिए, समतल दर्पण के बारे में बात करते हैं। तो समतल दर्पण प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है। क्या होता है, सबसे अच्छा परावर्तक। जो समतल दर्पण होता है यह प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है। देखिए, समतल दर्पण से अब बात करते हैं समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब यानी कि इमेज का।
तो समतल दर्पण से कैसी प्रतिबिंब बनती है, किस प्रकार की बनती है, अब इसके बारे में जानते हैं। देखिए मान लेते हैं कि हमारा कोई समतल दर्पण है, समतल दर्पण है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, ये हमारी कोई वस्तु है। अब देखिए क्या होगा कि वस्तु से प्रकाश की किरण आएगी और इस दर्पण पर पड़ेगी, जो कैसा दर्पण है, समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण अभी आपको बताया गया कि जो भी दर्पण होता है, दर्पण किस सिद्धांत पर कार्य करता है, परावर्तन के सिद्धांत पर। यानी कि दर्पण में क्या होता है, परावर्तन होता है। परावर्तन क्या होता है आपको बताया गया कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने तल पर या किसी चिकने सतह पर पड़ती हैं, तो उस पर पड़ने के बाद परावर्तित हो जाती है, यानी जिस माध्यम से आई होती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और यही घटना क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। तो यहाँ से क्या होगा, प्रकाश की किरण आ रही है ना, तो ये क्या होगी आपकी आपतित किरण, आपतित किरण होगी। अब यहाँ पर आने के बाद ये क्या करेगी, ऐसे परावर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परावर्तित। तो ये कौन सी किरण होगी, परावर्तित किरण होगी। तो देखिए अब क्या होगा कि जब यह यहाँ से जब परावर्तित होगी तो हम क्या करते हैं, जब इस वस्तु को देखेंगे तो इसका प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। ऐसे परावर्तित होकर जब किरण आएगी तो भी हमें क्या होगा, यह किरण हमारी आंखों तक जाएगी, तब हमें वस्तु क्या होगी, दिखाई देगी। तो वस्तु का प्रतिबिंब हमें क्या होता है, दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये होती है कि जो प्रतिबिंब दिखाई देता है, हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा प्रतिबिंब है पीछे से आ रहा है, दर्पण के पीछे से हमारा प्रतिबिंब आ रहा है। ऐसे पीछे से दर्पण का जो भी प्रतिबिंब, जो भी वस्तु का प्रतिबिंब होता है वह दर्पण के पीछे से आता हुआ प्रतीत होता है। और जब आता हुआ प्रतीत होता है या आभास होता है, तो इस कारण से जो यहाँ पर जो इसकी इमेज बनती है, यानी कि प्रतिबिंब बनता है, वो आभासी बनता है। इसका प्रतिबिंब कहाँ पर, ऐसे इधर पीछे प्रतिबिंब बनता हुआ कहाँ पर नजर आएगा, ऐसा लगेगा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ से आ रहा है, पीछे से आ रहा है। तो पीछे से आ रहा है तो प्रतिबिंब कहां पर गया, पीछे की ओर, इसको खींच कर ले जाएंगे ना, आभास हो रहा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा आपका, आभास हो रहा है तो आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। और एक और बात, आभासी बनता है और सीधा बनता है, सीधा, आभासी और सीधा बनता है। मतलब वस्तु ऐसे खड़ी है तो इधर इसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, आभासी और सीधा बनता है। अगला पॉइंट कि जो भी आपका वस्तु होती है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, यानी वस्तु और प्रतिबिंब दोनों की लंबाई या ऊंचाई जो भी होती है वो बराबर होती है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं, तो अभी बताया गया आपको कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, आभासी के साथ साथ सीधा भी बनेगा, और कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। अब वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा तो यहीं से कई बार आपका प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किसी समतल दर्पण के सामने कोई 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर या जो कुछ भी कोई भी यहाँ पर वैल्यू दे सकता है। तो मान लेते हैं कि किसी समतल दर्पण के सामने कोई 10 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी गई है। 10 सेंटीमीटर लंबी क्या है, वस्तु है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, तो वस्तु, कभी यहाँ पर हम पढ़ रहेंगे ना कि वस्तु क्या होता है, जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के बराबर होता है। तो इसका प्रतिबिंब भी कितना होगा, प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर का बनेगा। तो विश्वास है कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब देखिए यहीं से अगला प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है। जैसे पूछा जाता है कि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु, देखिए यहाँ से यह प्रश्न पूछा जाता है कि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु जितना दूरी पर होती है उसका प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर बनता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि समतल दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर वस्तु रहेगी उतना ही दूरी पर इधर प्रतिबिंब भी बनेगा। आई बात समझ में, समतल दर्पण से जितनी दूरी पर हम वस्तु को रखे रहेंगे, समतल दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर क्या होगा, उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। आई बात समझ में। यहाँ से एक और अगला प्रश्न यह पूछा जाता है
कि देखिए जो आपका अभी बताएगा कि समतल दर्पण अगर यहाँ पर आ जाएगा कि मतलब समतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु जितना ही दूरी पर रखिए, मान लेते हैं कि समतल, ऐसे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु 10 मीटर की दूरी पर रखी हुई है या 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो यहाँ पर दर्पण और वस्तु के बीच जो दूरी होगी वही इधर भी होगी, मतलब जितनी दूरी पर दर्पण से आपका वस्तु होगी उतना ही दूरी पर क्या होगा, प्रतिबिंब भी बनेगा। तो दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछेगा तो अभी कितना होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें इससे एक और प्रश्न बनता है कि समतल दर्पण में जो भी आपकी, जैसे क्या होता है कि समतल दर्पण में हमारा जो इमेज बनता है ना, पार्श्व, या जब किसी समतल दर्पण में हम अपने आप को देखते हैं, जब किसी समतल दर्पण के सामने हम अपने आप को देखते हैं तो उस समय जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वह पार्श्व रूप से व्युत्क्रमित बनता है। जब यह भी आपका पूछा जाता है जब हम अपने आप को किसी समतल दर्पण में देखते हैं तो क्या होता है, तो उस समय जो हम खुद अपने आप को देखते हैं तो उस समय जो भी हमारा प्रतिबिंब बनता है वह पार्श्व रूप से व्युत्क्रमित बनता है। पार्श्व रूप से व्युत्क्रमित का मतलब यह होता है कि जो हमारा दायां हाथ है उसमें बायां हाथ नजर आता है और जो हमारा बायां हाथ होता है वह उसमें दायां हाथ नजर आता है। आई बात समझ में? तो अगर यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि किसी समतल दर्पण के सामने जब हम अपने आप को खड़ा पाते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है, तो क्या मिलता है, हम यही देखते हैं कि हमारा जो भी प्रतिबिंब बनता है वह पार्श्व रूप से व्युत्क्रमित बनता है। व्युत्क्रमित का मतलब उल्टा होता है, पार्श्व रूप से बनता है मतलब जो हमारा दायां होगा वो उसमें बायां दिखाई देगा और जो हमारा बायां होगा वो उसमें दायां नजर आएगा। तो विश्वास है कि ये बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। तो एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। समतल दर्पण, दर्पण दो प्रकार के, पहला समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर। समतल दर्पण प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में हमने जाना कि समतल दर्पण से, मान लीजिए हमारा क्या है, कोई समतल दर्पण है, यहाँ पर वस्तु रखी है, तो यहाँ से यही प्रश्न बन सकता है कि समतल दर्पण से किस प्रकार की प्रतिबिंब बनती है। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि प्रतिबिंब कैसी बनेगी, आभासी बनेगी, आभासी के साथ साथ सीधा बनेगी और क्या होगी, वस्तु के बराबर बनेगी। अगला पॉइंट इससे यह बताया गया कि अगर कोई वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर होगी उतना ही दूरी पर दर्पण से उसका प्रतिबिंब भी बनेगा, यानी दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी जितना होगी उतना ही दर्पण और इमेज के यानी कि प्रतिबिंब के बीच की दूरी भी होगी। और अगला यह बताया गया कि जब हम किसी समतल दर्पण में अपने आप को उस समतल दर्पण के सामने खड़ा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें यही मिलता है कि हमारी जो इमेज है वह पार्श्व रूप से व्युत्क्रमित होती है या व्युत्क्रमित प्रतीत होती है, मतलब जो हमारा दायां हाथ होता है वो उसमें बायां नजर आता है और जो बायां होता है वह दायां नजर आता है। अब अगली टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो समतल दर्पण से यही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगला टॉपिक था हमारा दूसरा हम लोगों का गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। देखिए गोलीय दर्पण के बारे में आपको नहीं बताया गया, लेकिन इतना बताया गया कि दर्पण दो प्रकार का, पहला समतल, दूसरा गोलीय दर्पण। समतल मतलब प्लेन मिरर, गोलीय दर्पण मतलब स्फेरिकल मिरर। अब देखिए यहाँ पर समतल दर्पण का कोई भाग नहीं होता है, मतलब समतल जो दर्पण होता है आपका केवल वही होता है, लेकिन जो गोलीय दर्पण होता है यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार। एक होता है आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, इसको इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहते हैं, कॉनकेव मिरर। दूसरा होता है उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर। देखिए गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अब गोलीय दर्पण में हम सबसे पहले अवतल दर्पण को जानते हैं कि अवतल दर्पण होता क्या है। सबसे पहले गोलीय दर्पण की परिभाषा जानते हैं। गोलीय दर्पण कहते किसे हैं। देखिए यहाँ पर गोलीय दर्पण की बात हो गई, हमने कर लिया, और गोलीय दर्पण के बारे में यह भी जान लिया। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, लेकिन गोलीय दर्पण कहते किसे हैं।
तो किसी कांच के खोखले गोले का, किसी कांच के खोखले गोले का एक भाग, किसी कांच के खोखले गोले का एक भाग ही क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। मतलब कोई भी मान लेते हैं कि ऐसे कोई कांच का खोखला गोला है, कांच का कोई खोखला गोला है, अगर इसको हम मान लेते हैं यहाँ से दो भाग करते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी ऐसे एक भाग उधर कर देंगे, एक भाग मान लेते हैं इधर से हमने काट दिया तो एक भाग अगर इसको मान लेते हैं यहीं से, फिर इसको अलग करेंगे तो क्या होगा? ऐसा बनेगा आपका, ऐसे बनेगा ना, ऐसे ये वाला भाग बनेगा, या तो ऐसे यहाँ से काट देंगे तो क्या होगा? ऐसे बनेगा, ये होगा। तो यह मान लेते हैं इधर कलई करेंगे या तो इधर भी कलई कर सकते हैं, तो जैसे ही इधर कलई करेंगे वैसे आपका क्या होगा? यह बदल जाएगा, या अवतल हो जाएगा या उत्तल हो जाएगा। तो किसी कांच के खोखले गोले का एक भाग, तो यहाँ पर कांच था, इसका खोखला या गोला का कांच जो था वो कैसा था? गोलाकार था और वो भी खोखला था। इसका एक भाग हमने काट लिया और भाग को काट कर हमने क्या कर दिया? इस पर ऐसे कलई कर दिया, तो क्या कहलाएगा? आपका दर्पण कहलाएगा। तो किसी कांच के खोखले गोले का एक भाग ये क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। अब बात आती है अवतल दर्पण की, तो हम सबसे पहले अवतल दर्पण को जानते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारा है गोलीय दर्पण। अब देखिए मतलब खोखला गोले का एक क्या है? कांच का टुकड़ा है, यहाँ से इसको ऐसे काटते हैं, यहाँ से ऐसे काटते हैं। अब यहाँ से हमने काटा, कलई कर देते हैं। देखिए जब कलई कर दिया गया तो यहाँ पर जो ये आकार बन रहा है, कैसा आकार बन रहा है? मतलब किस आकार का बन रहा है? क्यों? यानी कि गुफा के आकार का बन रहा है ना। ये मतलब ऐसे बनाएंगे इसको, ऐसे ही होगा, ऐसे इधर से क्या करेंगे? ऐसे कलई करेंगे ना, ऐसे होगा आपका। तो यह गुफा के आकार का हो रहा है, मतलब क्यों? तो ये क्या होगा आपका? कर्ण क्यों। गुफा यानी क्यों के आकार का होगा, तो ये क्या होगा आपका? कर्ण क्यों मिले। कर्ण क्यों मिले, या इसको हम कर सकते हैं अवतल दर्पण। क्या? अवतल दर्पण। तो ये होगा हमारा अवतल दर्पण। अगर अवतल दर्पण की परिभाषा की बात आएगी तो अवतल दर्पण किसे कहेंगे? तो वैसा दर्पण जिससे, या ऐसे भी कहेंगे कि अवतल दर्पण की अगर परिभाषा की बात करेगा तो वैसा दर्पण जिसमें क्या हो? धंसे हुए तल से। देखिए यहाँ पर इधर से लेप लगाया गया है, तो जब लेप उधर से लगाया गया तो किरण अगर पर ऐसे इधर से अगर लेप मान लेते हैं, दर्पण है, अगर ऐसे उधर से लेप लगाया गया है तो जो भी किरण पड़ेगी वो सब कहां से जाएंगी? इधर से जाएंगी ना। और जब जाएंगी तो दर्पण का कार्य क्या होता है? वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन सिद्धांत पर। ऐसे जाएगी तो फिर यहाँ से क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसी को कहेंगे कि ऐसा दर्पण, या ऐसा दर्पण क्या? ऐसा दर्पण जिसमें क्या होगी? धंसे हुए भाग से परावर्तन। ऐसा दर्पण जिसमें धंसे हुए भाग से, यानी इसी भाग से ना धंसे हुए भाग से परावर्तन हो रहा है, तो ऐसा दर्पण जिसमें धंसे हुए भाग से परावर्तन हो अवतल दर्पण कहलाता है। अब देखिए इधर जो बनेगा मान लेते हैं इसको अंदर से हम कलई कर देते हैं, तो ये होगा हमारा उत्तल दर्पण। क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा, यानी कि कन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण होगा। अब देखिए मान लेते हैं जैसे यहाँ से हमने इसको काटा ना, तो इसको मान लेते हैं यम, इसको ऐसे यम डैश कर देते हैं, यम और यम डैश कर देते हैं। इसको हम यम और यम डैश, मतलब ये वाला जो ऐसे जैसे हमने इसको काटा है ना, तो ये वाला जो चाप है ना, इसको पूरा यम से यम डैश तक इसको हम अपर्चर करते हैं। यम से यम डैश तक इसको हम क्या करते हैं? अपर्चर। अपर्चर, इसको हम क्या करते हैं? अपर्चर करते हैं। अब देखिए यहाँ से इसको भी यहाँ से हमने काटा है, तो भी क्या होगा आपका? यम और यम डैश होगा। इसको भी हम क्या कहेंगे? अपर्चर कहेंगे। अब देखिए जो आपका ये उत्तल दर्पण है, अब मान लेते हैं यहाँ पर क्या होगा? ये खोखला गोला है तो इसका भी कोई केंद्र ऐसे होगा यहाँ पर मान लेते हैं कि क्या है? केंद्र है। तो केंद्र को सी से करते हैं और यहाँ पर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यानी कि वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ, सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। अब देखिए जो आपका दर्पण होता है, यह जो लाइन जा रही है ना, इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष।
या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो हमारी लाइन जा रही है इस लाइन को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ये वाली जो लाइन ऐसे जा रही है, आई बात समझ में? और यहाँ पर इसको हम ध्रुव बोलते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं पी से, ध्रुव या पोल कहते हैं। वैसे ही इधर भी होगा आपका, देखिए। और यहाँ पर क्या होता है कि सी और जो आपका है सेंटर ऑफ कर्वेचर है यानी कि वक्रता केंद्र है, और जो आपका है पी है यानी कि पोल या ध्रुव है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव दोनों के बीचों बीच स्थित होता है आपका फोकस। क्या स्थित होता है? फोकस स्थित होता है और उसको एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच क्या स्थित होता है? फोकस। तो ये यहाँ पर हो गया बीचों बीच आपका फोकस। और एक और बात यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है, वक्रता केंद्र और ध्रुव ये जो लाइन है इसको पूर्ण रूप से हम सम्मिलित रूप से क्या करते हैं? इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या। इसको क्या कहते हैं? यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होता है? आर से प्रदर्शित करते हैं और वो होता है आपकी वक्रता त्रिज्या। तो देखिए आपका ये क्या है? कौन सा लेंस है या कौन सा दर्पण है? सॉरी, कौन सा दर्पण है? यह है अवतल दर्पण। इधर कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। तो देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है? जब कांच का ऐसा या कांच का या ऐसे भी कर सकते हैं ऐसा दर्पण जिसमें क्या हो, जैसे देखिए ये जो हमारा उत्तल दर्पण है इसमें अंदर से कलई किया गया है ना, तो जो भी किरणें जाएंगी वो किधर से जाएंगी? ऐसे बाहर से जाएंगी और इधर से रिफ्लेक्ट होगी ना। तो ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन उसके उभरे हुए भाग से होता है, जिसमें ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है। तो उभरे हुए भाग से होगा तो उस उभरे हुए भाग से और उससे क्या होगा? आपका उत्तल लेंस। तो उभरे हुए भाग से परावर्तन होगा तो वह दर्पण क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए जब दसे हुए भाग से परावर्तन होगा, ये दसा हुआ भाग है ना, किरण कहाँ से जाएगी? इधर से जाएगी। उधर से तो कलई किया हुआ है तो उधर से तो आएगी नहीं, इधर से ही जाएगी। तो जब दसे हुए भाग से परावर्तन हो तो वह दर्पण आपका क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। अब यहाँ पर जो ये इसको हमने क्या बताया कि क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है यानी कि वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र कहेंगे किसे? तो ये क्या है? एक गोला है ना, तो गोले के केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। गोले के केंद्र को ही हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। आई बात समझ में? अब ये क्या है? ये मुख्य अक्ष है। ये वाली जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष कहते हैं। अब देखिए ये क्या है? इसको हमने बताया कि पोल या ध्रुव कहते हैं, जिसको हम किससे प्रदर्शित किए हैं? यहाँ पर पी से प्रदर्शित किए हैं। अगर ये पूछ लिया जाए मतलब ऐसे जानकारी के लिए होता है, ये आपसे पूछेगा नहीं। अगर ध्रुव की बात करेंगे, ध्रुव किसे कहेंगे? तो जो भी हमारा परावर्तक या जो भी हमारा दर्पण है, दर्पण के मध्य में या दर्पण के बीचों बीच जहां से हमारी क्या हो? मुख्य अक्ष गुजरती हो या जहां पर टच करती हो, उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ये हमारी क्या है? वक्रता त्रिज्या है, जिसको हमने किससे प्रदर्शित किया है? स्मॉल आर से। अगर वक्रता त्रिज्या की बात करें कि वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहेंगे? तो जो भी हमारा गोला है ना, ये जो गोला है, गोले की त्रिज्या को ही हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, यानी कि वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे? गोले की त्रिज्या को हम क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। और जो ये हमारा एम और एम डैश है इसको क्या कहते हैं? अपर्चर कहते हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए जो आपका ऐसे था बना था ना, यहाँ पर क्या होगा? बाहर से क्लियर किया गया था, वो था हमारा अवतल दर्पण, और ऐसे ऐसे काटा था हमने, और अंदर से जब क्लियर किया गया था तो यह क्या था? उत्तल दर्पण था। और यहाँ पर ऐसे था, यहाँ पर केंद्र था हमारा सी, यहाँ पर पी था, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर हमारा क्या था? फोकल दूरी थी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कर रहे थे? वक्रता त्रिज्या कर रहे थे। तो यहीं से आपका सूत्र, यहीं से एक सूत्र बनता है। देखिए यहाँ पर जितनी दूरी P और F के बीच की होती है, यानी फोकस और ध्रुव के बीच की ये जो दूरी होती है, वही दूरी केंद्र मतलब वक्रता केंद्र और F के बीच भी होती है। यानी कि जितना दूरी यह होती है उतना दूरी यह भी होती है। आई बात समझ में? तो यहाँ से एक सूत्र का नियम होता है। जैसे यहाँ से अगर हम देखते हैं तो C और P, C से अगर P तक लेते हैं तो क्या होगा? हमारा R हो जाएगा।
आर हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ से सी से पी तक जाने में हम क्या कर सकते हैं, सी और एफ को लेंगे प्लस एफ और पी को लेंगे, सी और एफ को और एफ और पी को लेंगे। तो देखिए आपको बताया गया कि जो ये दूरी है ना, मतलब हमारा जो ध्रुव है और जो एक केंद्र है, इन दोनों के बीचों बीच एक आपकी दूरी निश्चित की गई होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो P और F के बीच तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, F कहते हैं। तो वैसे ही यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जब ये वाला F हो जाएगा तो ये भी क्या होगा आपका, F होगा। तो F और F कितना होगा, 2F होगा। इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, F रख सकते हैं, और इसकी जगह भी क्या रखेंगे, F रखेंगे। तो F और F कितना होगा, 2F होगा। और इन दोनों को मिलाकर भी हम क्या कर सकते हैं, CP कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक जब दोनों को मिलाएंगे CF और F और P को, तो इनको मिलाकर क्या कर देंगे, यहाँ से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, CP कर सकते हैं। और CP बराबर क्या है, यहाँ पर R दिया है ना, तो यहीं से एक सूत्र का निर्माण होता है। CP की जगह जैसे CP बराबर R है यहाँ पर, और जब CP को हमने दो भागों में बांटा, C F और F और P, और जब यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी F हुई, तो यह भी दूरी कितना होगी, जब दोनों दूरी से मैं, तो ये भी आपका F होगा। तो F और F 2F, तो इसी जगह पर हम 2F लिख सकते हैं। तो 2F बराबर R, या F बराबर होता है R/2। तो यह भी आपका सूत्र का निर्माण यहाँ से होता है कि फोकस दूरी बराबर क्या होता है, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा में 2। तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न बन जाते हैं कि किसी, यहाँ पर जैसे वक्रता त्रिज्या दे देगा आपको 40 सेंटीमीटर, कितना, 40 सेंटीमीटर। तो जब वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर दिया हो तो फोकस दूरी बताइए। तो उस दर्पण की क्या करना होगा, दर्पण की अगर वक्रता त्रिज्या दिया है 40 सेंटीमीटर, अगर दर्पण की आपसे क्या पूछे, फोकस दूरी पूछे, तो हम सिंपली क्या जानते हैं कि फोकस दूरी क्या होती है, दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है उसकी आधी होती है। तो 40 में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 20। तो यहां से ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ये था हमारा कनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ये था हमारा उत्तल दर्पण, यानी कि कन्वेक्स मिरर। हुआ उत्तल दर्पण, और एक क्या है, अवतल दर्पण, यानी कि हमारा कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, एक क्या है, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ये अवतल दर्पण है और ये क्या है, उत्तल दर्पण है। देखिए इसमें क्या होता है, जो अवतल दर्पण होता है, इसमें देखिए अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो आपको ये बातें पिछली वीडियो में बताया गया और यहाँ पर भी बता दिया जाएगा। अवतल दर्पण का प्रयोग, देखिए अवतल का मतलब बताया गया आपको, बड़ा। तो अवतल दर्पण से जो भी चीजें होंगी वह कैसे दिखाई देंगी, बड़ी दिखाई देंगी। जैसे क्या होगा कि यहाँ से देखिए यहाँ ये मुख्य अक्ष है, मान लेते हैं क्या है, मुख्य अक्ष है। यहाँ पर P होगा, यहाँ पर क्या होगा, F होगा, यहाँ पर क्या होगा, C होगा, और ये पूरी दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या यानी कि स्मॉल r होगी। देखिए क्या होता है कि जो हमारा ये अवतल दर्पण है, इसमें क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें ऐसे जाती हैं तो परावर्तन के पश्चात फोकस पर आकर मिलती हैं। परावर्तन के पश्चात ऐसे आकर यहीं पर मिलेंगी, ऐसे जाएंगी, परावर्तन होगा, फिर यहीं पर आएंगी। इसको मिटा देते हैं, यहाँ से जाएंगी तो परावर्तन के पश्चात फोकस पर मिलेंगी, ऐसे जाएंगी तो फोकस पर मिलेंगी, फिर यहाँ से जाएंगे तो फिर परावर्तित होकर फोकस पर मिलेंगी, फिर ऐसे जाएंगी तो कहाँ पर मिलेंगी, फोकस पर मिलती है। तो जब प्रकाश की किरणें क्या हो रही हो, देखिए जो हमारा अवतल दर्पण होता है उसमें क्या होता है कि प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो फोकस पर जाकर क्या हो जाती है, मिल जाती है, यानी कि जुट जाती है या कन्वर्ट हो जाती है। तो इस कारण से इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट कहते हैं, कन्वर्जेंट मिरर भी कहते हैं, या अभिसारी, अभिसारी।
तो जो हमारा उत्तल दर्पण होता है यह किस प्रकार का दर्पण होता है, यह कन्वर्जेंट या अभिसारी दर्पण होता है। अभिसारी दर्पण का मतलब ये होता है कि इसके मुख्य अक्ष के समांतर जितने भी किरणें जाएंगी परावर्तन के पश्चात फोकस पर जाकर मिलेंगी, यानी एक बिंदु पर क्या होंगी, कंसंट्रेट करेंगी, एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, यानी कन्वर्ट होती हुई प्रतीत होंगी। तो जब कन्वर्ट होती हुई प्रतीत होंगी तो ये क्या होगा, आपका कन्वर्जेंस हो जाएगा। और अवतल दर्पण का प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो दाढ़ी बनाने, शेविंग और इसका टेलीस्कोप, मेकअप, सोलर कुकर इत्यादि स्थानों पर क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। और अवतल दर्पण को हम क्या करते हैं, कन्वर्जेंट या अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों करते हैं, इस कारण से करते हैं कि जो भी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं परावर्तन के पश्चात फोकस पर मिलती हैं। अब बात आती है उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण किसे कहेंगे, तो ऐसे प्रकाश की किरणें जब जाएंगी तो इस पर पड़ने के बाद प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाती हैं। ऐसे हमारा मुख्य अक्ष होगा, मुख्य अक्ष होगा E, यहाँ पर क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पर F है, ये आपका C है। देखिए यहाँ पर जो भी किरणें जाएंगी यह क्या होंगी, परावर्तित हो जाएंगी। ऐसे जो भी किरणें जाएंगी वह क्या होंगी, परावर्तित हो जाएंगी। उत्तल दर्पण में क्या होगा, जो भी किरणें जाएंगी मुख्य अक्ष के समांतर वो क्या होंगी, परावर्तित हो जाएंगी। तो देखिए अब जब ये परावर्तित हो जाएंगी तो ये तो कहीं पर ऐसे मिल नहीं रही है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसका आभास करते हैं कि ये कहां पर आकर मिलेंगी, इधर पीछे किसी एक बिंदु पर आकर मिलेंगी। क्या करेंगे, पीछे एक बिंदु पर जाकर मिलेंगे। देखिए अब पीछे क्यों मिल रही है, तो जो हमारा अवतल दर्पण था उसमें क्या होता है, जो फोकस होता है वो किधर होता है, जिधर से परावर्तन जैसे ऐसे था ना, तो जो इधर पीछे बाहर से आपका कलर किया हुआ था तो इसमें जो भी फोकस दूरी होगी वो कहां पर होगी, इधर होगी ना, बीच में ही होगी। लेकिन उसमें क्या है, जो हमारा उत्तल दर्पण उसमें किधर है, परावर्तक सतह के पीछे है। आई बात समझ में, परावर्तक सतह क्या है, पीछे। यही हमारी परावर्तक सतह है ना, यही वाली, यह क्या है, परावर्तक सतह। तभी तो इधर से जाके इधर परावर्तित हो जा रहा है। तो देखिए तब ये इसको जब मिलाएंगे तो किसी बिंदु पर जाकर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है ना। तो देखिए उत्तल दर्पण की विशेषता क्या होती है, जब इस पर मुख्य अक्ष के समांतर जब किरणें जाती हैं तो क्या होता है कि वो परावर्तन के पश्चात लौट जाती हैं, और परावर्तन के पश्चात लौटने में क्या होती है कि यह फैलती है। आज जब फैलती है तो इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट कहते हैं या अपसारी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। तो जो हमारा उत्तल दर्पण होता है यह किस प्रकार का दर्पण है, तो यह डाइवर्जेंट है, यानी कि अपसारी दर्पण है। अपसारी क्यों है, तो इस कारण से है कि क्या होगा, देखिए जब उत्तल दर्पण पर क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तो उस पर पड़ने के बाद परावर्तित होती हैं, और जब परावर्तित होंगी तो ऊपर जाएंगी और इधर जाएंगी तो इधर आएंगी, और ये क्या परावर्तित हो क्या करेंगे, फैल रही हैं। तो इस कारण से इस दर्पण को हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे, और इसको ही हम फैलने का क्या करेंगे, डाइवर्जेंट या अपसारी दर्पण कहते हैं। तो ये बातें आपको समझनी होगी। तो देखिए उत्तल दर्पण का प्रयोग कहां पर करते हैं, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग देखिए इसको उत्तल दर्पण का प्रयोग कहां पर करते हैं, तो छोटी वस्तुओं को देखने के लिए, या इसको हम कहें तो साइड मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं। किस रूप में, साइड मिरर या पार्श्व व्यू के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में, या रियर व्यू के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, और स्ट्रीट लैंप के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये सब बातें जो भी आपको बताई गई ये सब समझ में आई होंगी। अब हम लोग अगले वीडियो में इससे जो हमारा उत्तल दर्पण है और अवतल दर्पण है इससे बनने वाले प्रतिबिंब को देखेंगे। तो हमारी क्लास यहीं पर ओवर होती है। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।